हे बॉडीज, वेलकम टू पासबुक। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज से आपका साइंस का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मैं आप सभी को बता दूं कि ये वन शॉट नहीं है लेकिन शॉर्ट वन है, यानी कि पहला एपिसोड। इसके अंदर हम बात करेंगे पहले पार्ट के बारे में ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और मैं आप सभी को वादा करता हूं, सभी को दिलासा दिलाता हूं कि इससे बेस्ट लेक्चर आपने पूरे YouTube पे कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है वो सब के सब बिल्कुल अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे। भाई देखो, इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है। पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मैं हर एक उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस लेक्चर को यहाँ पर देख रहे हैं, जो इस क्लास को देख रहा है और मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है, अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते हुए चलें, उनको समझते हुए चलें, ताकि आपके सारे बेसिक्स यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट स्टूडेंट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने कुछ बेसिक्स में झांकना होगा। ये वो बेसिक्स हैं जो आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप इससे इंटर रिलेट भी कर पाएंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं चेंजेस के बारे में, चेंजेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है चेंज स्टूडेंट फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। सर दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता दीजिए। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज स्टूडेंट वो चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, मतलब जो रिवर्ट बैक हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो इररिवर्सिबल होता है, मतलब वापस से रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, बर्फ का पिघलना, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आपको पता है जब एक बार बर्फ से पानी बन गया, पानी से वापस बर्फ बन सकती है, मतलब ये रिवर्ट बैक हो सकता है। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में, आपके पास एक कागज था और आपने उसकी याद में मतलब किसी की भी याद में जला दिया, या आपके कुछ मार्क्स इधर उधर आए थे और आपको उसे पेरेंट्स से छुपाना था, ठीक है, और आपने उसे जला दिया। डिस्क्लेमर, ये ऐसा करिएगा मत, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया और अब आपके पास कागज को जलाने के बाद कुछ ब्लैक एशेस आ गए, तो हम उनसे वापस से पेपर को जनरेट नहीं कर सकते। वो यादें, मेरा मतलब है वो कागज मिट चुका है, और अगर वो मिट चुका है तो वो परमानेंट होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई भाई। फिजिकल चेंज आपका टेम्परेरी होता है, वो रिवर्ट बैक हो सकता है, जैसे बर्फ का पानी में पिघलना और पानी का वापस से बर्फ में बनना। अगर हम बात करें केमिकल चेंज के बारे में, तो ये परमानेंट होता है और वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, जैसे कागज का जलना। तो सिंपल सी बात आ गई है, फिजिकल चेंज से क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है। जब भी केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कहने की बात क्या आ जाती है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा बर्निंग ऑफ पेपर, एक कागज का जलना किसका एग्जाम्पल बनता है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल बनता है।
बेसिकली अगर हम बात करें सर और भी कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए जो कि हमारे डेली लाइफ से आते हैं। बिल्कुल देंगे। और अगर आपने अभी तक पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पासबुक के चैनल का एक ही मोटिव है, हर एक उस स्टूडेंट तक आज ये क्लास पहुंचनी चाहिए जिसने सपना देखा है क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम को क्रैक करने का, जिनके पेरेंट्स ने सपना देखा है कि हर एक उस बच्चे को वो आगे निकलता हुआ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। शेयर आज हर एक उस स्टूडेंट की जिंदगी बदल सकता है। इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, सभी को बता दो कि यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्प तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जिनसे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है। देखिएगा ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके केमिकल रिएक्शन के हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आ गया कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। दिमाग का दही मतलब मेरा मतलब था मिल्क टू कर्ड में कन्वर्ट होना, मतलब दूध का दही में बदलना। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फिर देखिएगा लोहे पे जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है कि जब आयरन पे जंग लगता है तो ऐसा नहीं होता कि कल तक तो सही था, आज एकदम से क्या हो गया। नहीं, इट टेक इयर्स, सालों लग जाते हैं लोहे पे जंग लगने के लिए, और इसी को हम क्या कह देते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का फर्मेंट हो जाना। ठीक है, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब सिंपल सी बात है, प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में। जैसे फूड का पकना, कुकिंग ऑफ फूड। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, आपको पता है हमारी बॉडी में भी जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। वहां पर भी क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपने बेसिकली फूड खाया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उससे आपको एनर्जी मिली। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं होता। लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, बट रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। मतलब जो आपने फूड खाया है उसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना ताकि आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो सके। और लास्ट में यही वाला एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं स्टूडेंट? ये हैं केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो चुका है केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। हमने इन शॉर्ट ये बात करी है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने विद न्यू प्रॉपर्टी, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इन्वॉल्व करेगा एक केमिकल एजेंट। आइए आगे लेके चलते हैं आपको। और ओहो, हुडी बाबा आ गए। और अगर हुडी बाबा आ गए ना तो मतलब ये हमें अब आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जितना इनकी आंखों ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा है उतना तो हमारी आंखों ने भी नहीं देखा। बेसिकली हुडी बाबा जब भी आते हैं हमारी क्लास में, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बता दूं तो वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे के पूरी क्लास के अंदर बीच बीच में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल क्लास का। In which of the following the identity of initial substance remains unchanged? ये कह रहे हैं कि इनमें से किस में सब्सटेंस की आइडेंटिटी अनचेंज रहती है। अगर आपने अभी तक का जो क्लास है, लेक्चर है, उसे अच्छे से अटेंड किया है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके पास है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कडलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि वही मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। फर्मेंटेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से क्रिस्टल्स का बनना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। क्या लगता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का व्हाट एज बी पार्ट, तो बी पार्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? बी पार्ट बिल्कुल सही। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये किस टाइप का चेंज है स्टूडेंट? ये है आपका फिजिकल चेंज। एक ऐसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, बट बाकी के जितने भी चेंजेस आपको यहां पर शो किए गए हैं, ये सारे के सारे कैसे चेंजेस हैं स्टूडेंट? ये आपके केमिकल चेंज है। तो भाई जिसका आंसर बिल्कुल सही हुआ है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। लेट्स मूव अहेड, आगे लेके चलते हैं आपको।
पार्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन और उसकी बैलेंसिंग के बारे में। देखिएगा, एक बार जब हमने ये समझ लिया ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद अगला सवाल हमारे माइंड में आता है ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट बैलेंसिंग में अटक जाते हैं क्योंकि वो बस ग्रास्प कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, कोई अच्छे से समझते नहीं है कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर आज आपने बैलेंसिंग यहां से समझ ली ना, मैं आपको कंप्लीट कह सकता हूं कि आप एक भी मार्क्स बैलेंसिंग में नहीं गवाएंगे। आइए चलते हैं आपको लेकर और डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड फॉर द मजा आ रहा है तो जल्दी से अभी के अभी क्लास को लाइक कर देंगे, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पासबुक के यूट्यूब चैनल को। आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमने अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है उसको सिंपलेस्ट वे में सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करना। मतलब द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब सर थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए कि बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। देखो, कोर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, मेन बात क्या चल रही है, उस पर यहां पर हम समझेंगे। बिल्कुल सारी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए क्योंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेसिकली इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फाइनल मतलब क्या निकलता है। देखिएगा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करने का, वो लेकर जाइएगा अपने साथ आज की क्लास से। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines together to form water। हमने ऐसे लिखा to form water, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines together to form water। बट अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखो इतना बड़ा लिखना पड़ा केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म वाटर। इसको छोटा करके सिंबल्स और फॉर्मूले में लिखने का तरीका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखो कैसे, सिंपल सी बात है। सपोज हम इसको ऐसे लिखते हैं H2 प्लस O2, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, ये ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। इन दोनों के मिलाने से बना पानी। क्या बना? पानी। बेसिकली केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस कर देना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अभी बैलेंसिंग को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग बस इस पर ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का डिफरेंस क्या है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहां से बता दूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहां पे, वो क्या बात है स्टूडेंट? वो बात है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट करके उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम एरो का यूज करते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा, हमने क्या किया स्टूडेंट, यहां पर एरो का यूज किया। आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, हमने अभी भी एक इक्वेशन लिखी H2 प्लस O2 गिव्स H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टिन, मेरा मतलब H2O। ठीक है, देखो इसके अंदर आपने किसका यूज किया, आपने यूज किया ये वाले एरो का। आप देख रहे हैं, जो एरो हेड होता है वो क्या दिखाता है स्टूडेंट, वो रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है। मतलब अगर एरो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस तरह का एरो आपको दिखे तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है। उसकी डायरेक्शन कैसी है, फॉरवर्ड है। सिंगल एरो क्या दिखा रहा है कि जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। बट अगर आपसे डबल एरो के बारे में पूछ ले, डबल एरो आपको रिप्रेजेंट करके दे दे, डबल एरो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डबल एरो अगर आप देखते हैं तो डबल एरो का मतलब क्या हो गया कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। मतलब दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये दोनों डायरेक्शन में
रिएक्शन कैरी अप हो सकती है। तो एरो से भी हम केमिकल इक्वेशन को जब दिखाते हैं तो उसे और ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक ही डायरेक्शन में अगर एरो हो तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर आ जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर दोनों एरो दिखा दे तो इसका मतलब है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो आपको आगे लेके चलते हैं टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि केमिकल रिएक्शन को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन को जब भी हमें डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं सर, इससे समझा दीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखिएगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है उसको क्लियर बिल्कुल अच्छे से आपको यहां पे समझाते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया H2 plus O2 gives H2O। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट इस बात पर, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड पे यानी कि इस तरफ जो भी लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। बात समझिएगा स्टूडेंट, रिएक्ट कौन होते हैं? रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। वो सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called as reactant। लेकिन जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं ना केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। देख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाम की दो गैसेस ने आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया। इन्होंने तो पार्टिसिपेट करा, ठीक है, और ये क्या बना, नया सब्सटेंस बना। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, उन्हें केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। वहां पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं ना उन्हें हम राइट हैंड साइड में केमिकल इक्वेशन के रिप्रेजेंट करते हैं। इसी बात है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास का मोटिव सिर्फ हर एक उस बच्चे तक इस क्लास को पहुंचाना है जिसने कहीं ना कहीं अपने बेसिक्स को स्ट्रांग नहीं किया प्राइमरी क्लासेस में, और आज अगर ये क्लास उस बच्चे तक पहुंच जाती है तो इस क्लास का मोटिव पूरा होगा। तो मैं हर एक स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहा है, हर एक उस बड़ी, हर एक उस स्टूडेंट, हर एक उस चैंपियन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को शेयर कर दो। एक शेयर उस स्टूडेंट की जिंदगी बदल सकता है जिसके कोर कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर बहुत वैल्यू है, जिससे उसके जो मार्क्स हैं उसमें इजाफा हो सकता है, उसमें इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और लेक्चर यानी कि क्लास बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको आगे लेकर चलते हैं। सिंपल सी बात हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर A एंड B आपके रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो नए सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के होने के बाद बनते हैं, जैसे यहाँ पर A भी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड और डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। देखिएगा, अगर हम केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं ना स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन हमारी दो टाइप की होती है। वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनदर वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड? देखिएगा, समझाता हूं मैं आपको। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट के दोनों साइड पर इक्वल होते हैं, और अनबैलेंस्ड वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट्स के दोनों साइड पर अनइक्वल होते हैं। कुछ नहीं समझ में आया ना, अभी समझाता हूं। देखो, स्टेटमेंट पर मत जाइएगा, एग्जांपल से समझिएगा, अभी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, तभी आपको आई मीन टू से एनसीईआरटी आपको इस लाइन से क्या बताना चाहती है। देखिएगा, फिर हम बात करते हैं किसी भी इक्वेशन की, जैसे अभी भी हमने एक इक्वेशन ली H2 plus O2 gives H2O। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, ये कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आज की क्लास में कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। समझिएगा, जब भी कोई भी एलिमेंट लिखा होता है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, H लिखा हुआ है, उसके नीचे जो भी नंबर लिखा होता है वो उसके एटम्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो आप कहोगे सर 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो आप कहोगे सर 2 एटम है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे बात करते हैं, यहां पर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब एक ही एटम है।
इन शॉर्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोनों एलिमेंट के मिला के कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के भी कितने हैं 2, टोटल कितने हो गए 4 यानी कि 4। यहां पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के हैं 2, ऑक्सीजन का है 1, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 3। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। कह रहे हैं वो इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट्स के अनइक्वल होते हैं दोनों साइड पे, दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा इस तरह से लिख दें, अभी मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो बैलेंसिंग से डरने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग आगे आने वाली है, अभी आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें कि यहां पर हम 2 लगा दें एग्जांपल, और यहां पर भी हम 2 लगा दें, तो देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, हाइड्रोजन के हो गए 4, इसको कैसे पढ़ते हैं 2 × 2 4। यहां पर कितने हो गए 2, टोटल एटम अगर हम देखें टोटल एटम यहां पर कितने बन रहे हैं आपके, तो आप कहेंगे सर यहां पर टोटल एटम बन गए आपके 6। कितने बन गए स्टूडेंट 6। ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 यानी कि 3, और लास्ट में बाहर लिखा हुआ है 2, इस 2 का मतलब इन दोनों के साथ है ये। इन शॉर्ट यहां पर भी टोटल एटम्स कितने हो गए 3 × 2 यानी कि 6। क्या दोनों के एटम दोनों साइड पे बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, यानी कि वो इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड के एलिमेंट्स के बराबर होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं बैलेंस्ड, जिसमें अनबराबर मतलब अनइक्वल होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ये काफी बार आपसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपको नोट भी करना है इस बात को। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि कितने टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है। और अभी अभी हमने पढ़ा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें दोनों साइड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते ही क्यों है। एनसीईआरटी के भी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इसलिए जरूरत पड़ती है स्टूडेंट क्योंकि केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करनी चाहिए। अब ये कैसा लॉ हो गया, ये मैं आपको बता दूं कोई नया लॉ नहीं है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और ये लॉ इन्होंने दिया है। ये कौन है भाई, ये है वो जिन्हें केमिस्ट्री के फादर भी कहा जाता है, यानी कि अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये हैं एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर ने ही ये वाला लॉ दिया है और अगर आज आप ये लॉ समझ जाते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मा को शांति, मेरा मतलब है ये खुश होंगे कि इनके द्वारा दिया हुआ जो लॉ है वो आप अच्छे से समझ गए। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ नहीं कहता, बस ये इतनी सी बात कहता है कि मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इन शॉर्ट जो मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मास में कोई भी चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन द मास जब भी केमिकल रिएक्शन कोई भी होती है। सिंपल सी बात ये कहने की क्या कहना चाहते हैं कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, वो कहता है एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वैसे ही एंटोनी लेवोसियर जी ने एक लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं टोटल मास जो रिएक्टेंट का होता है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो कितने के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है टू द टोटल मास ऑफ द। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया ना तो हम चलते हैं आगे। ओहो हुडी बाबा फिर से आ गए। अगर हुडी बाबा आ गए तो आपको पता ही हमें क्लास में अब आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जब तक हम इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। कह रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
हमें अभी भी पढ़ा बिल्कुल कि अगर हम चाहते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दें तो उसकी नीड ही क्यों पड़ती है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस लॉ के बारे में बिल्कुल सही है? आज तो आंसर दे ही दो, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से। इस क्वेश्चन का क्या बनता है? पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तीसरी स्टेटमेंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं आता। एंड लास्ट स्टेटमेंट है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी अभी। देखो बिल्कुल अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता दूं। अगर आपको आज ये लॉ समझ में आ गया ना तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दोगे। और मैं जानता हूं कि सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करते हैं, हमने इसी लॉ में पढ़ा है मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इनफैक्ट मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, और नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पर इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे, करेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे, असर्शन रीजनिंग आपसे पूछ लेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। आपके टर्म 1 के एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर दिया है सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल गलत आंसर नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसका मतलब है आपको ये लॉ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। सो गाइस, दिस इज द टुडेस क्लास। आज की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया। मुलाकात करेंगे आपसे एक और नए अमेजिंग सेशन के साथ, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अगले पार्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट भी आए, मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दैट यू वांट नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? और बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट होकर। मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर, सारे के सारे फ्री लेक्चर्स आपको अवेल हो जाएंगे। एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम, जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और बस फिर आपसे लेते हैं अलविदा। दिस इज योगेश signing off. Bye bye. Take a very good care of yourself. And yeah guys, do not forget to convert your worry time into study time. Bye bye.